स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्विच स्टेटमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और इस चैप्टर में हम अब से पहले तक जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उसमें इफ स्टेटमेंट हमने पढ़ा, उसके बाद हमने इफ एल्स पढ़ा, उसके बाद एल्स इफ स्ट्रक्चर को पढ़ा और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्विच स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा रिपीट करता चलूं कि जब हम बात कर रहे थे इफ स्टेटमेंट की, तो इफ स्टेटमेंट में एक बात खास थी और वो क्या थी कि हम ये कहते थे कि इफ के स्ट्रक्चर में हमारे पास हां की सूरत में तो रास्ता होता है लेकिन ना की सूरत में रास्ता नहीं होता। जैसे कि हमने बात की थी कि अगर कल मौसम अच्छा हुआ तो मैं मरी जाऊंगा, लेकिन अगर कल मौसम अच्छा ना हुआ तो उस सूरत में क्या होगा, ऐसा हमारे पास कोई डिसीजन मौजूद नहीं था। फिर हमने बात की कि कभी कभी हमारे पास दो रास्ते होते हैं, यानी हां की सूरत में भी रास्ता होता है और ना की सूरत में भी रास्ता होता है। तो जब हमारे पास ना की सूरत में रास्ता हो और हां की सूरत में भी रास्ता हो, तो वहां पे जो स्ट्रक्चर हमने इस्तेमाल किया था स्टूडेंट्स, वो अगर आपको याद हो तो वो था इफ एल्स स्ट्रक्चर, जहां पे एक रास्ता इफ का था, एक रास्ता एल्स का था। यानी इफ उस सूरत में इस्तेमाल होगा जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी, यानी हां होगा, और एल्स का रास्ता उस सूरत में इस्तेमाल होगा जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, यानी ना वाला रास्ता एल्स का होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि हमारे पास कभी कभार ऐसे स्ट्रक्चर भी आते हैं जहां पे हमारे पास दो से ज्यादा भी रास्ते हो सकते हैं, यानी कंडीशन ज्यादा भी हो सकती हैं। जैसे कि हमने एल्स इफ स्टेटमेंट में पढ़ा कि हमारे पास अगर एक कंडीशन हुई तो उसको फॉलो करेंगे, अगर वो ट्रू ना हो सकी, फेल हो गई, तो दूसरी कंडीशन को चेक करेंगे, अगर दूसरी भी फेल हो गई तो तीसरी को, और सो ऑन सो फॉर्थ। हम उस वक्त तक कंडीशंस को चेक करेंगे कि अनटिल एंड अनलेस या तो हमारे पास कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए और हम उसको फॉलो करके उस रास्ते पर चले जाएं, या फिर सारी कंडीशंस फेल हो जाए और हम आखिर में एल्स का रास्ता इख्तियार कर लें। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ स्विच स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो स्विच स्टेटमेंट होती है ये सेम लाइक एल्स इफ स्ट्रक्चर होता है। जैसे एल्स इफ में हमारे पास एक से ज्यादा बल्कि दो से ज्यादा रास्ते होते हैं, वैसे ही सेम स्विच स्टेटमेंट में भी हमारे पास रास्तों की तादाद बहुत ज्यादा हो सकती है, यानी 4, 5, 6, 7 जितने भी रास्ते हम बनाना चाहें उतने रास्ते हमारे पास हो सकते हैं। तो जब भी स्टूडेंट्स हमारे पास दो से ज्यादा रास्ते होते हैं तो या हम एल्स इफ स्ट्रक्चर की जानिब जाते हैं या फिर हम स्विच स्ट्रक्चर की जानिब जाते हैं। और बहुत सारे प्रोग्रामिंग में ऐसे मकामात आते हैं जहां पर स्विच और एल्स इफ में कोई फर्क नहीं होता, यानी आप सेम प्रोग्राम के लिए स्विच भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेम प्रोग्राम के लिए एल्स इफ का काम भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मकामात भी आते हैं स्टूडेंट्स जहां पर आप सिर्फ एल्स इफ इस्तेमाल कर सकते हैं, स्विच इस्तेमाल नहीं कर सकते, और कहीं पर स्विच इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन एल्स इफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। और वो मकामात कहाँ आते हैं, ये चीजें भी हम इंशाअल्लाह आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम स्विच स्ट्रक्चर को स्टार्ट करते हैं हमारे नॉर्मल तरीके, यानी हम स्विच स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे उसके फ्लो चार्ट से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं इसके फ्लो चार्ट की जानिब। ये आप देख सकते हैं यहां पर ये इसका फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है। यहां पर
कंडीशन में लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, यानी स्विच स्ट्रक्चर के अंदर एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसको इवैल्यूएट किया जाता है और उस इवैल्यूएशन पे उससे कोई ना कोई रिजल्ट निकलता है। वो रिजल्ट हमारे पास या तो किसी टेक्स्ट की फॉर्म में होता है या फिर किसी इंटीजर की फॉर्म में होता है, लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट की फॉर्म में ये कभी नहीं हो सकता। यानी इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट या तो ABCD की फॉर्म में होगा या फिर 1 2 3 4 की फॉर्म में होगा, और उसी पे बेस करते हुए हमारे पास डिफरेंट केसेस होते हैं। यानी केस 1 हो सकता है, अगर इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट 1 हुआ तो केस 1 फॉलो होगा, या वो एक्सप्रेशन जो केस 1 में लिखा होगा अगर उसके साथ इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट मैच करता हुआ तो ये फॉलो होगा और बाकी सारे स्किप हो जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताता चलूं कि लेट सपोज हमारे पास यहां पे है स्विच और आगे लिखा हुआ है एक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन की कैलकुलेशन होगी, इसको कैलकुलेट किया जाएगा। और इसकी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, और वो रिजल्ट्स कोई कांस्टेंट्स होंगे, और वो कांस्टेंट्स याद रखिएगा स्टूडेंट्स, या तो कैरेक्टर कांस्टेंट्स होंगे या फिर इंटीजर कांस्टेंट्स होंगे। और वो जो कांस्टेंट्स आएंगे वो केस के कीवर्ड के बाद लिखे जाएंगे। अगर जो एक्सप्रेशन से रिजल्ट आएगा वो मैच कर गया कांस्टेंट 1 के साथ, तो जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स कांस्टेंट 1 के अंदर लिखे होंगे यानी केस 1 के अंदर लिखे होंगे वो रन होंगे, और बाकी सारे के सारे स्किप हो जाएंगे और कंट्रोल डायरेक्ट आ जाएगा नीचे। यानी ये रन होगा और ये सारे स्किप हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। और अगर इन केस कांस्टेंट 1 ना आया और एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आ रहा है वो इक्वल हुआ हमारे पास कांस्टेंट 2 के, मिटा दूं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। यानी इस बार इस एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो हमारे पास आ रहा है कांस्टेंट 2 के इक्वल, और अगर ये ऐसा होता है तो ये पोर्शन भी स्किप होगा और ये नीचे वाला पोर्शन भी स्किप हो जाएगा, और ये केस 2 के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये रन या एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यानी इस केस में ये तो रन हो रहा होगा केस 2, और रन होने के बाद फौरन वो नीचे आ जाएगा और बाकी सब स्किप हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट 3 के जैसे हुई, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट 3 के जैसी हुई, तो उस केस में कांस्टेंट 3 के हिसाब से केस 3 जो है वो रन होगा, केस 1 2 और उसके बाद वाले सारे तमाम केस स्किप हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात यहाँ याद रखिएगा कि जैसे हमारे पास एल्स स्ट्रक्चर में हुआ करता था कि जब कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती थी तो हमारे पास क्या रन होता था, जो एल्स के पोर्शन में लिखा होता था, और एल्स हम इसीलिए लिखते थे कि अगर इनमें से कोई कंडीशन भी ट्रू ना हुई तो लास्ट वाली कंडीशन जो है वो रन हो जाएगी। सेम इसी तरीके से उसी मैकेनिज्म को स्विच के स्ट्रक्चर में डालने के लिए हम डिफॉल्ट का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है।
दिस इज सेम लाइक एल्स, ये एल्स इफ के एल्स की तरह है। और जब कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई, यानी किसी भी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो इनमें से किसी कांस्टेंट को मैच ना करती हुई, तो फिर डिफॉल्ट वाला पोर्शन जो है वो रन होगा और ये सारे स्किप हो जाएंगे। यहां पे मैं आपको अभी आगे चल के ये भी बताऊंगा कि हमारे पास इधर ब्रेक का क्या काम है। मैं अभी आपको गाइड कर देता हूं। ये देखें स्टूडेंट्स, यहां पे ये ब्रेक लिखा हुआ है, हर स्टेटमेंट के नीचे ब्रेक लिखा हुआ है। इस ब्रेक का क्या काम है स्विच स्टेटमेंट के अंदर, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका भी यूज आगे चल के हम देखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की जानिब। जी स्टूडेंट्स, तो अब यहां पे आप देख सकते हैं कि लिखा है द स्विच स्टेटमेंट इज वेरी सिमिलर टू इफ एल्स स्टेटमेंट, यानी स्विच स्टेटमेंट बिल्कुल इफ एल्स की तरह नहीं बल्कि एल्स इफ की तरह है। यहां पे मेरे से शायद मिस्टेक हुई है, मैं इसको यहीं पे ठीक कर लेता हूं। दिस इज नॉट लाइक इफ एल्स बल्कि दिस इज लाइक else if, okay, it is used when multiple choices are given and only one choice is to be selected। जैसे हमारे पास, आपको याद होगा कि else if के केस में हुआ करता था कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती थी लेकिन उनमें से सिर्फ एक को सिलेक्ट करना होता था, तब हम else if का इस्तेमाल करते थे। सेम उसी तरह स्विच स्टेटमेंट में भी जब आपके पास बहुत सारी चॉइसेस गिवन हो तो आप किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। When switch statement is executed, जब स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, the expression is evaluated first, सबसे पहले ये वाला एक्सप्रेशन इवेल्युएट होता है, यानी इसकी वैल्यू निकलती है। Based on the result of the expression, one of the cases in the switch statement is executed, और इससे जो रिजल्ट आता है यानी जो इसके का आंसर आता है वो कोई कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट कैरेक्टर कांस्टेंट भी हो सकता है और इंटीजर कांस्टेंट भी हो सकता है, और वो मैच किया जाता है। जो आंसर होता है वो इन केसेस के साथ मैच किया जाता है, और जिसके साथ इसका आंसर मैच हो जाए वो वाला केस रन हो जाता है। द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन इज कंपेयर्ड विद द कांस्टेंट आफ्टर वैल्यू आफ्टर द कीवर्ड केस, केस कीवर्ड के बाद जो भी वैल्यू लिखी होती है उसके साथ रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन को कंपेयर किया जाता है, यानी चेक किया जाता है कि वो किसके इक्वल है। इफ द रिजल्ट मैचेस, अगर वो मैच हो जाता है कांस्टेंट वैल्यू के साथ आफ्टर एनी केस, देन द स्टेटमेंट्स अंडर दैट केस आर एग्जीक्यूटेड, और फिर उस केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो एग्जीक्यूट होती है, और ये मैं आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। इन स्विच स्टेटमेंट इट इज अलाउड टू यूज अ वेरिएबल विद इन द पैरेंथेसिस इंस्टेड ऑफ एन एक्सप्रेशन बेस्ड ऑन विच स्टेटमेंट्स अंडर अ केस कैन बी एग्जीक्यूटेड। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, इस लाइन का मकसद ये है कि आप यहां पर एक्सप्रेशन की जगह पे कोई वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, यानी डायरेक्ट वेरिएबल भी लिख सकते हैं। और इस वेरिएबल की वैल्यू पे डायरेक्टली मैचिंग भी की जा सकती है, यानी हमने अपने इधर एक वेरिएबल दे दिया और हमने यूजर को कहा कि आप इस वेरिएबल की वैल्यू दो, और बेस्ड ऑन द इनपुट फ्रॉम द यूजर, जो भी यूजर उस वेरिएबल में वैल्यू इंटर करेगा उस पे हम केसेस बना सकते हैं कि अगर वो 1 वैल्यू इंटर करता है तो केस 1 एग्जीक्यूट हो जाए, अगर 2 वैल्यू इंटर करता है तो केस 2 एग्जीक्यूट हो जाए, और अगर वो 1 2 नहीं करता बल्कि 3 एग्जीक्यूट हमारे पास इंटर करता है लेकिन हमारे पास 3 का केस मौजूद नहीं है, तो उस सूरत में डिफॉल्ट वाला केस रन हो जाएगा। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। चलते हैं आगे।
यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि द पर्पस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट, यहां पे बताया जा रहा है कि इस ब्रेक का क्या काम है। द पर्पस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इज टू एग्जिट द बॉडी ऑफ द स्विच स्टेटमेंट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट अंडर अ केस एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग ऑफ द एंड ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। होता क्या है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मैं जरा पीछे वाली स्लाइड पे जाता हूं। याद रखें कि लेट सपोज हमारा जो एक्सप्रेशन है उससे जो वैल्यू आ रही है वो है कांस्टेंट 1 के इक्वल, कांस्टेंट 1 के इक्वल, यानी हमारा ये वाला जो केस है ये रन हो जाएगा। और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी, वो रन होती रही। बट याद रखिएगा कि जैसे हमारे पास इफ एल्स या एल्स इफ के स्ट्रक्चर में होता था कि जब एक स्टेटमेंट या एक कंडीशन ट्रू होती थी और उसकी बॉडी रन होती थी तो बकाया बॉडीज ऑटोमेटिकली स्किप हो जाती थी। स्विच में स्किप जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं होता, बल्कि स्किप हमें करवाना पड़ता है, और वो स्किप करवाने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहाँ पे ये ब्रेक ना हुआ तो फिर वो केस 2 के साथ भी मैच हो सकता है और उसको भी रन कर सकता है, केस 3 के साथ भी हो सकता है, केस 4 के साथ भी हो सकता है। इसलिए हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और फिर क्या होता है कि अगर जैसे ये स्टेटमेंट्स खत्म होगी उसके बाद अगली नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी ब्रेक, जैसी ब्रेक एग्जीक्यूट होगी तो कंट्रोल डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा। इस पैरेंथेसिस के बाद जो भी लाइन लिखी होगी फर्स्ट लाइन आफ्टर द स्विच स्टेटमेंट, उस पे कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये काम होता है हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट का। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इफ नो केस इज मैच, अगर कोई केस मैच नहीं होता देन द स्टेटमेंट अंडर द डिफॉल्ट कीवर्ड, फिर वो स्टेटमेंट जो डिफॉल्ट के अंदर लिखी होती है, डिफॉल्ट के अंदर लिखी होती हैं आर एग्जीक्यूटेड, इट्स यूज इज ऑप्शनल। और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एल्स इफ में आखिर में हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी जब कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर एल्स एग्जीक्यूट होता है, लेकिन वहां पे भी एल्स ऑप्शनल हो सकता है और वहां पर हो या ना हो, यहाँ पर डिफॉल्ट का कीवर्ड ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी केस मैच ना करे, स्टिल कोई ना कोई काम जरूर हो, तो फिर आप डिफॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो जब कोई केस मैच नहीं होगा तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी और कंट्रोल ऑटोमेटिकली आगे ट्रांसफर हो जाएगा। If it is not used, then the control exits from the body of the switch statement and goes to the first statement following the end of the switch statement. और अगर डिफॉल्ट नहीं यूज होगा तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं, फिर अगर ये सारे केसेस फॉल्स हो जाते हैं, ये ट्रू नहीं होते और ये भी आपके पास मौजूद नहीं है, तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आफ्टर द स्विच स्टेटमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। द एक्सप्रेशन शुड बी ऑफ टाइप इंट एंड चार। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इंटीजर या कैरेक्टर टाइप का तो हो सकता है लेकिन फ्लोट टाइप का नहीं हो सकता। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की जानिब, जिससे हमें पता चलेगा कि आया प्रोग्राम में स्विच स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो स्टूडेंट्स मैं यहां से डेव C++ का कंपाइलर खोल रहा हूं और यहां से हम कुछ प्रोग्राम्स करेंगे जो स्विच स्टेटमेंट के जरिए एग्जीक्यूट होंगे। सबसे पहले हमने एक न्यू फाइल ओपन करनी है। ये हमने न्यू प्रोजेक्ट फाइल बनाई और इसके अंदर हमने प्रोग्राम लिखना है। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रोग्राम की जानिब आते हैं। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में जो प्रोग्राम्स यूज हुए हैं उनमें से जो पहला प्रोग्राम है, द प्रोग्राम यूजेस अ वेरिएबल टू टाइप इंटीजर एज स्विच स्टेटमेंट। ये प्रोग्राम ऐसा है कि
हम यूज़र को कहेंगे कि आप एक इंटीजर इंटर करो, और हम उसका जो वो इंटीजर इंटर करेगा उसको डिटेक्ट करके बताएंगे कि आपने ये इंटीजर इंटर किया है। तो हम लिखना शुरू करते हैं, हैश इंक्लूड। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि ये कुछ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जो लिखना ज़रूरी होती हैं। तो उसी से हम स्टार्ट करेंगे। इनका यूज़ आपको मैं 12 बता चुका हूँ। इंट मेन और यहाँ पे हम एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसकी टाइप है इंटीजर और नाम है n, यानी इस वेरिएबल में हम वो नंबर इंटर करवाएंगे जो यूज़र ने हमें ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम देना है। तो प्रिंट f, यहाँ पे मैसेज देते हैं यूज़र को कि इंटर अ नंबर, यूज़र ने अपना नंबर इंटर कर दिया, लेकिन वो नंबर लेने के लिए हमें एक इनपुट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्कैनर, जो कि रिसीव करेगी एक %d यानी इंटीजर डेटा को, और उसकी लोकेशन क्या होगी, उसकी लोकेशन होगी n, यानी ये नंबर n की लोकेशन में सेव होगा। और इस तरह से हमने यूज़र से नंबर इंटर करवा लिया। अब हम करना क्या चाहते हैं कि हम स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, और मैंने आपको जैसे ही कि बताया था कि स्विच स्टेटमेंट में हम इस ब्रैकेट के अंदर हर बार ज़रूरी नहीं है कि एक्सप्रेशन लगाएं, बल्कि एक्सप्रेशन की जगह हम सिंपल वेरिएबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम इसके कुछ केसेस डिफाइन कर देंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं केस 1, और इसमें हम लिखते हैं कि प्रिंट f you entered 1। और उसके बाद ब्रेक, फिर हम कहते हैं केस 2, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। You entered 2, और हम डिफ़ॉल्ट केस यानी दोनों कंडीशन अगर ट्रू ना हुई तो हम लिख देते हैं प्रिंट द नंबर you entered is neither 1 nor 2 but it was %d, और यहाँ पे हम वो नंबर मेंशन कर देते हैं कि वो क्या है। और अभी हम इसके स्ट्रक्चर से बाहर आए और हमने गेट ch लिख दिया, और ये हमारे पास प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो क्या रहा है, याद रखिएगा
कि ये हमने दो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज ली थी, उसके बाद हमने इंट मेन फंक्शन लिखा। मेन फंक्शन के अंदर हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। उस वेरिएबल के बाद हमने एक प्रिंटफ के ज़रिए मैसेज दिया स्क्रीन पे यूज़र को, जो लिखा हुआ रहा था इंटर आ नंबर, और उसके बाद यूज़र ने जो नंबर इंटर करना है वो हमने यहाँ पर सेव करवाया n की लोकेशन में, जो कि एक इंटीजर वैल्यू सेव करेगी। और उसके बाद फिर हमने उस वैल्यू पे जो यूज़र इंटर करेगा उस पे हमने कंडीशन लगा दी कि स्विच n, कि n की वैल्यू को देखो, और अगर n की वैल्यू 1 हो तो केस 1 को एग्जीक्यूट करो, अगर n की वैल्यू 2 हो तो केस 2 को एग्जीक्यूट करो। अगर केस 1 एग्जीक्यूट होगा तो लिखा हुआ आएगा यू एंटर्ड 1, और उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देगी गेट सी एच पे। अगर ये केस ट्रू ना हुआ तो ये स्किप हो जाएगा, और केस 2 के साथ अगर n की वैल्यू मैच कर गई यानी n की वैल्यू 2 हुई तो फिर हमारे पास ये केस रन होगा और लिखा हुआ आएगा यू एंटर्ड 2, और फिर ये ब्रेक स्टेटमेंट जो है अगेन हमारी अगली स्टेटमेंट को स्किप करते हुए गेट सी एच पर डायरेक्ट हमें ले जाएगी। और अगर ये दोनों केसेस ट्रू ना हुए यानी 1 और 2 दोनों में से कोई नंबर भी यूज़र ने इंटर ना किया तो फिर डिफ़ॉल्ट वाला कीवर्ड काम करेगा। और इस मरतबा हमने मैसेज जो दिया हुआ है वो ये है कि द नंबर यू इंटर्ड इज नीदर 1 नॉर 2, यानी आपने जो नंबर इंटर किया वो ना 1 है ना 2 है, बट इट वॉज %, बल्कि वो कुछ और नंबर है, और वो नंबर यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि एग्जीक्यूट के बटन पर क्लिक करें, कंपाइल एंड रन पे जाएं, या F11 डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से प्रेस करें। ये मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ क्लास 10 C प्रोजेक्ट। और इसके अंदर मैं स्विच की फर्स्ट एग्जांपल के नाम से बना देता हूँ डॉक्यूमेंट। मैंने ये सेव कर दिया और मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, रन हो गया। लिखा हुआ आ रहा है इंटर नंबर, मैं अगर 1 दूंगा तो केस 1 के साथ मैच हो गया और मेरे पास जो रिजल्ट था वो आ गया यू एंटर्ड 1। लेकिन अभी भी मुझे ये बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा नहीं लग रहा, क्योंकि हमने यहाँ पर बैकस्लैश n का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए नेक्स्ट लाइन में डायरेक्ट लिखा हुआ आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि कुछ स्पेस होना चाहिए, तो बैकस्लैश n का इस्तेमाल करेंगे न्यू लाइन के लिए। दोबारा से रन करते हैं। अब इस बार मैं अगर 2 इंटर करूंगा तो लिखा हुआ आएगा यू एंटर्ड 2, जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ आया है यू एंटर्ड 2। और हम दोबारा इसको रन करते हैं और इस बार दबा मैं 5 देता हूं, जो कि ना 1 है ना 2 है, तो लिखा हुआ है द नंबर यू एंटर्ड इज नीदर 1 नॉर 2 बट इट वाज 5। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम था जिसके ज़रिए हम ने स्विच स्टेटमेंट को समझने की कोशिश की। आइए चलते हैं एक और प्रोग्राम की जानिब जिससे हम मज़ीद स्विच स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने एक और प्रोग्राम ले लिया स्टूडेंट्स, और ये प्रोग्राम ये है कि हम यूज़र से कहेंगे कि आप अपना ग्रेड इंटर करें और हम आपको बताएंगे कि इस ग्रेड पर आपके क्या रिमार्क्स बनते हैं। यानी एक स्टूडेंट है और उसको हम कहते हैं कि आप अपना ग्रेड बताएं कि आपका ग्रेड ए है, बी है, सी है, डी है, क्या है, और वो अपना जब ग्रेड इंटर करेगा तो हम उस पर रिमार्क्स देंगे कि उसका रिजल्ट एक्सीलेंट है, सेटिस्फैक्ट्री है या नॉट सेटिस्फैक्ट्री है, क्या है, उसके रिजल्ट को हम जज करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम एक कैरेक्टर वेरिएबल ले रहे हैं जिसका नाम है ग्रेड, क्योंकि हमने कैरेक्टर इंटर करवाना है यूज़र से। और हम अगेन प्रिंटफ का इस्तेमाल करते हैं और हम कहते हैं कि एंटर योर ग्रेड
गेन एफ, यहाँ पे हमने एक इंटीजर वैल्यू नहीं बल्कि कैरेक्टर वैल्यू इंटर करवानी है, तो %c का इस्तेमाल होगा, कॉमा, और यहाँ पे हम डायरेक्ट ग्रेड लिखेंगे क्योंकि कैरेक्टर वेरिएबल में जहाँ तक मुझे याद है %m की ज़रूरत यानी लोकेशन ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहरहाल अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हम इसको चेक कर लेंगे बाद। उसके बाद हमारे पास हम केसेस बना लेते हैं, तो उसके लिए स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्विच, और हम कर देते हैं यहाँ पे अगेन वेरिएबल ग्रेड को, और यहाँ पे हमने दे दिया कि केस ए हो सकता है यानी ग्रेड ए हो सकता है। तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा एक्सीलेंट, और उसके बाद फौरन हम ब्रेक स्टेटमेंट के जरिए ब्रेक कर जाएंगे। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार ज़्यादा लिखना ना पड़े। इस मरतबा हमारे पास केस बी है और कैपिटल बी हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ मैचिंग होनी है, तो एज इट इज़ लिखना ज़रूरी होगा। और केस बी में मैं लिखता हूँ वेल डन, कि अगर ग्रेड बी है तो वेल डन, केस सी है तो यहाँ पे हमें लिखना चाहिए कि सेटिस्फैक्ट्री, कि अगर किसी स्टूडेंट ने सी ग्रेड लिया है तो ये उसका सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट होगा। बल्कि हम यहाँ पर एक और केस भी साथ डाल देते हैं कि केस सी हो या डी हो, यानी किसी का रिजल्ट सी ग्रेड है या डी ग्रेड है, दोनों के लिए हमने सेटिस्फैक्ट्री का इस्तेमाल किया। और अगर किसी का ग्रेड एफ है तो ये उसका रिजल्ट जो है वो पुअर परफॉर्मेंस कंसीडर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैं आपको मज़ीद ज़रा क्लियर कर दूं कि इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि सबसे पहले हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखे, उसके बाद मेन फंक्शन आया और उसके बाद हमने कैरेक्टर वेरिएबल एक लिया ग्रेड के नाम से, जिसकी टाइप कैरेक्टर थी और उसका नाम ग्रेड था। उसके बाद हमने यहाँ पे यूज़र से प्रॉम्प्ट किया कि यूज़र अपना ग्रेड इंटर करे, और ये ग्रेड क्या हो सकता है, ये ABCD कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे हमने यूज़र से वो वैल्यू ली है, ग्रेड इंटर करवाया है, और उसके बाद फिर हमने स्विच का इस्तेमाल किया जिसके अंदर हमने वेरिएबल ग्रेड को इस्तेमाल किया। अगर वो अपना कैरेक्टर जो है वो ए इंटर करता है तो यानी वो ए इस ए से मैच कर जाएगा, यानी केस ए रन होगा और उसका रिजल्ट एक्सीलेंट होगा। और ब्रेक स्टेटमेंट डायरेक्ट कंट्रोल को इन सब को स्किप करते हुए यहाँ ले आएगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो अगले केस में जाएगा, बी के साथ मैच करने की कोशिश करेगा। अगर बी मैच हो जाता है तो वेल डन प्रिंट होगा और ब्रेक स्टेटमेंट इसको बाकी सारे केसेस को स्किप करते हुए गेट स्टेज पे पहुंचा देगी। और अगर ऐसा नहीं होता तो केस सी और केस डी, यानी अगर
ग्रेड की वैल्यू सी हुई या डी हुई, इन दोनों के केसेस में जो रिजल्ट आएगा वो सेम होगा। तो इसलिए ऐसा भी हम कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए कि अगर दो ऐसी कंडीशंस हो जिसका रिजल्ट सेम निकल रहा हो, तो हम उन सारी कंडीशंस को, या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं कंडीशंस, इन सारी कंडीशंस को एक साथ लिखते हैं और इसका रिजल्ट एक बार लिख देते हैं। यानी अगर सी हो तो तब भी यही होगा, डी हो तो तब भी यही होगा, और ब्रेक स्टेटमेंट के ज़रिए ये बाहर निकल आएगा। और अगर एफ के साथ मैच हुआ तो ऊपर पुअर परफॉर्मेंस लिखा हुआ आएगा और कंट्रोल हमारा बाहर चला जाएगा। अब हम इसको रन करते हैं F11 के ज़रिए। मैंने रन किया तो इसने कहा कि इसको सबसे पहले सेव करें, तो मैंने स्विच 2 के नाम से इसको सेव कर दिया है। और इस मरतबा ये एरर दे रहा है, और एरर क्या दे रहा है कि A was not declared in this scope, क्योंकि मैंने A को एज अ कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं किया बल्कि मैंने एज अ वेरिएबल इस्तेमाल किया है। इसलिए वो कह रहा था कि A was not declared, क्योंकि अगर मैं कैरेक्टर इस्तेमाल करूँगा तो मुझे इसको कैरेक्टर कांस्टेंट यानी सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखना पड़ेगा। तो ये A B C D सब के लिए ये इशू करेगा। तो मैं पहले से इसको ठीक कर लूँ, और सिमिलरली F के लिए भी इसको मैं सिंगल कोटेशन मार्क में लिखता हूँ। और अब मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ। इस मरतबा ये रन हो गया और मैं इंटर करता हूँ ग्रेड A, तो रिज़ल्ट नहीं आ रहा, सॉरी मेरे ख्याल से रिज़ल्ट आया था। ग्रेड A इंटर किया मैंने और थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और उसने कहा कि प्रोसेस एग्जिटेड, यानी इसने रन कुछ नहीं किया, यानी यहाँ पे ये वैल्यू सही से इंटर नहीं हुई। तो हम M% पे काम करते हैं, M% लगाते हैं, शायद इस मरतबा ठीक से रन कर जाए और देख लें कि रिज़ल्ट आ गया एक्सीलेंट। इस मरतबा मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ और मैं देता हूँ F। इस बार मैंने स्मॉल केस दिया है, चूँकि स्मॉल केस किसी भी केस के साथ मैच नहीं होता, इसलिए प्रोसेस एग्जिट हुआ है लेकिन विदाउट गिविंग एनी आंसर, क्योंकि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का केस हमने नहीं लिखा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल होता है। हमारी मर्जी है, हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। लेकिन जहाँ पे मैचिंग होती है, कंपैरिजन होता है, तो याद रखिएगा कि कैपिटल F हमेशा कैपिटल F के साथ मैच होगा, स्मॉल f के साथ मैच नहीं होगा। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे F तो मौजूद है लेकिन वो कैपिटल F है और ग्रेड्स हमेशा कैपिटल लेटर्स नहीं होते हैं, तो इसलिए ये स्मॉल लेटर के साथ मैच नहीं करें। इस पर मैं कैपिटल F लिखता हूँ, ये देखें लिखा हुआ आगे रिजल्ट वो परफॉर्मेंस, उसके बाद प्रोसेस एंड हो गया। तो ये हमारा दूसरा प्रोग्राम था जो स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए हमने किया। अब हम एक कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगी, और वो भी हम स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कुछ डेटा जो है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल हमें लेना है, और वो क्या होगा, वो होगा ऑपरेटर। और हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम यूज़र से ऑपरेशन मांगेंगे कि हमें बताओ कि कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहते हो। प्रिंट F enter the operation that is, हम यूज़र को बताना चाहते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हमारे पास अवेलेबल हैं। हमारे पास प्लस का ऑपरेशन अवेलेबल है, माइनस अवेलेबल है, एस्टेरिक अवेलेबल है, और डिवीजन का ऑपरेशन अवेलेबल है। तो इनमें से कोई ऑपरेशन जो है वो सिलेक्ट करें, और इनमें से कोई एक ऑपरेशन वो इंटर कर दे। इसको हम, क्योंकि ये एक कैरेक्टर डेटा है, तो हम इसको क्या %C से
इंटर करवाएंगे और ये कहाँ होना चाहिए, ये ऑपरेटर के वेरिएबल में जाना चाहिए। तो ये मैंने इस्तेमाल कर दिया। अब इसके बाद करना हमें ये है कि अगेन स्विच स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल करेंगे। पूरा कॉपी करता हूँ। और यहाँ पर ऑपरेटर इस मरतबा प्लस माइनस एस्टेरिक डिवीजन, ये 4 केसेस हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। बट रिमेंबर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमने ऑपरेशन तो उससे लिखवा लिया कि कौन सा ऑपरेटर उसने यूज़ करना है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि स्टूडेंट्स के ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास वैल्यूज़ का होना भी ज़रूरी है कि किन वैल्यूज़ पे आपने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो उसके लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स ले लेते हैं, फ्लोट x एंड y। ये वो 2 वेरिएबल्स होंगे जिस पे हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना चाहते हैं। तो बारी बारी हम ये वैल्यूज एंटर करवाएंगे। एंटर द फर्स्ट वैल्यू और ये क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है तो %f से होगा m%, और ये x में हमने सेव करवानी है। और नेक्स्ट हमने यही 2 लाइन्स रिपीट करनी है। सिर्फ यहाँ पे y, और ये क्योंकि फर्स्ट नहीं बल्कि हमारी सेकंड वैल्यू होगी तो सेकंड हम यहाँ पे लिख देंगे। और अब हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं। हम लिख सकते हैं कि द एडिशन ऑफ %d एंड %d, सॉरी नॉट t, दिस इज %f एंड %f इस %f, पहला वेरिएबल x होगा, दूसरा y होगा और तीसरा x प्लस y होगा। और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म करवाता हूँ। यहाँ मैं मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूँ। एस्टेरिक आ जाएगा। मैं मज़ीद थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर दूँ। यहाँ पे हम डिवीजन करवा देते हैं। और ये हमने डिवीजन का ऑपरेशन करवा दिया। तो स्टूडेंट्स
मैं एक मरतबा फिर से इसका ओवरव्यू दे दूं कि सबसे पहले इसमें क्या होगा कि कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, उसके बाद मेन फंक्शन है। इसके अंदर हमने पहला वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का लिया है जो कि ऑपरेटर के नाम से है, और ये ऑपरेटर हमें बताएगा कि हमने प्लस का ऑपरेशन करना है, माइनस का करना है, मल्टीप्लिकेशन का करना है या डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और ये ऑपरेशन हम यूज़र से पूछेंगे कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाहते हैं। और ऑपरेशन जब भी परफॉर्म होता है तो वो ऑपरेंड्स पे होता है, और वो ऑपरेंड्स है हमारे पास इस केस में एक्स और वाई हैं जिसमें हमने वो ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो एक्स और वाई में से किस तरह ऑपरेशन परफॉर्म होगा एक्स और वाई पे, ये हमने यहाँ पे लिखवा दिया। और फिर हमने सबसे पहले यूज़र को प्रॉम्प्ट किया कि आप बताएं कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। यहाँ पे उसने जो वैल्यू दी वो हमारे पास ऑपरेटर वेरिएबल में एंटर हो गई। उसके बाद हमने उससे पहली वैल्यू मांगी और पहला ऑपरेंड मांगा। पहला ऑपरेंड उसने दिया जो कि एक्स में सेव हुआ, दूसरा ऑपरेंड मांगा जो कि वाई में सेव हुआ, और उसके बाद फिर बेस्ड ऑन द ऑपरेटर हमने चेक किया, मैच किया कि अगर उसने प्लस का ऑपरेशन इंटर किया है तो वो फिर प्लस के साथ मैच होगा और एडिशन परफॉर्म होगी। अगर माइनस किया होगा तो माइनस के साथ मैच होगा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी परफॉर्म हो सकती है। और अगर कोई भी मैच ना कर रहा हुआ तो कुछ भी नहीं होगा और ये प्रोग्राम ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। F11 के ज़रिए हम इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं और स्विच 3 के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। और इस बार मैंने इसको रन किया तो ये मुझे एरर दे रहा है ऑपरेटर के बारे में, और ये कह रहा है कि expected type specifier before this token। चेक करते हैं कि क्यों ऐसा इशू कर रहा है। Type specifier before this token। ऑपरेटर शायद ये ऑपरेटर के कीवर्ड से प्रॉब्लम है। इसको हम ऑपरेशन कर देते हैं इसको और फिर चेक करते हैं। दोबारा से कंपाइल करते हैं और देखें ये सिर्फ सारा का सारा प्रॉब्लम ऑपरेटर की वजह से था कि ऑपरेटर के वर्ड को वो मैच नहीं कर पा रहा था। जब हमने ऑपरेशन के वर्ड से इसको इस्तेमाल किया तो अब ये रन हो गया कि इंटर द ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में से कोई भी आप इंटर कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने मल्टीप्लिकेशन इंटर किया और जैसे ही इंटर करता हूँ तो पहली वैल्यू उसने जो मांगी वो, चलिए मैं दोबारा कर देता हूँ और इसको हम रन करते हैं मल्टीप्लिकेशन और इंटर द फर्स्ट वैल्यू 25 मैंने करवा दी। सेकंड वैल्यू
3.5 कर दी और उसने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 25 मल्टीप्लाई 3.5 इज 87.5। तो उसने दे दिया कि द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 25 एंड 3.5 इज दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट दोबारा से इसको रन करके चेक कर लेते हैं। इस मरतबा मैं 5.2 देता हूँ। सॉरी, पहले मुझे ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, मैंने प्लस का किया, उसके बाद 5.2 और 3.2 और इस मरतबा इसने मुझे ऐड करके आंसर दे दिया है। सो फॉर हम इसको डिवीजन के लिए भी चेक कर लेते हैं। इस पर मैं डिवीजन का ऑपरेटर दे रहा हूँ 52.3 और मैं 6.2 कर देता हूँ और इसने मुझे आंसर निकाल के दे दिया। तो ये हमारा सिंपल सा कैलकुलेटर था जो कि स्विच स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके हमने बनाया था। तो स्विच स्टेटमेंट के बारे में याद रखिएगा कि ये कब इस्तेमाल होती है। ये तब इस्तेमाल होती है जब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हों, लेकिन उसमें से हमने एक को चूज़ करना हो तो स्विच स्टेटमेंट का हम इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है, आपको लगता है कि आप कुछ सीख रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि हम मज़ीद किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।